अस्सलाम वालेकुम वीवर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल सब। तो जी हम लोग का जो नावल है वो इश्क जो ममनू न रहा, अस कलम एस मरवा मिर्ज़ा। चलिए जी बढ़ते हैं इस नावल की आज की हमारी दूसरी किस्त की जानिब। उफ़ यार, जब यहाँ वो हसीन साहब की खड़ूस फैमिली रहती थी, मैं तो इन अमरूदों से बस दूर से ही आंखें सेक लेती थी। अब तो समझ अपना दर्द है, मैं चढ़ती हूँ ऊपर, ऊपर से फेंकूंगी, तुम सब कैच करना। इस वक्त अफलातूनों की ये चार रुकनी टीम अशबा के घर के लॉन की तरफ लगी अमरूद के दरख्त के पास खड़ी थी। ईमान ने तीनों को बीना दाना बीना बुने हिदायत की। सुन ईमान, याद है ना कॉलेज में तो ऐसे ही दरख्त पर चढ़ते गिरती गिरती बची थी। मेरी मान तो रहने दे यार, कोई पासा क्रैक करवा लेगी। अशबा को थोड़ा डर लगा क्योंकि दरख्त काफ़ी ऊंचा था, जबकि हादी लिजा लोहे की सीढ़ी पकड़ कर खड़े अभी से पके पके अमरूदों पर अकाबी नज़र डालकर अपना अपना अमरूद दरख्त के आसपास के पत्तों समेत अपना नाम कर चुके थे। अरे यार, मैं तकवीर ईमान हूँ, दरख्त पर चढ़ना तो अपन के दाएं हाथ का कमाल है। बस तुम दो सीढ़ियाँ पकड़ कर खड़े रहना, लीजा हादी, और तू कैच करती जाना। तकवीर ने तीनों को चुप करवा दिया और बाकी पतलू सी बंदर की तरह देखते ही देखते दरख्त पर चढ़ गई, जिस पर लीजा हादी और अशबा भी पुरजोश सा हंसे। यार, आज साहिर भैया भी घर हैं, उन्होंने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, बहुत बुरा डांटेंगे। अशबा को फिर से खौफ आया। एक तो अमरूद का दरख्त इतना लचकदार था कि तकवीर के जरा से वजन से भी झूल झूल जा रहा था, और ज्यादा डर अशबा को तभी लगा। तू तू तो है डरपोक, देख मैं चढ़ भी गई। अब मुझे बताओ कहाँ कहाँ लगे हैं अमरूद, ताकि मैं तुम भूखों का पेट भरूं। तकवीर ने एक मजबूत सी टहनी जो वाई अल्फ़ाबेट की सूरत में बनी थी, इसमें एक पैर जमाया और एक हाथ से ज़रा मोटी शाख थमी और नीचे देखकर जिस पर सब ने बारी बारी इशारा किया, लेकिन तकवीर को अपने आसपास कुछ नजर ना आ रहा था। अरे यार, अंधी है क्या, साथ देख, सर के पास लगा है, पक्का अमरूद, उतार ले। अशबा की आवाज़ पर तकवीर ने जब गौर किया तो बड़े से पत्ते के पीछे छुपा था फौरी उतार कर हंसी। ये बदतमीज मुझसे पर्दा कर रहा था। हाँ हाँ, चलो अब कैच करते जाओ। तकवीर ने हंसकर आसपास लगे 4-5 पक्के अमरूद उतार के नीचे फेंके, मगर अचानक ही किसी मर्दाना भारी आवाज़ पर नीचे वाले के दम निकले और ऊपर वाले की सांस रुका। ये तुम सब बंदरों की तरह इस गरीब मिस्किन लाकर दर्द के साथ क्यों चिपके हो? साहिर की उकब से उभरती आवाज़ पर लीजा और हादी ने डर कर सीढ़ी को छोड़ी, जबकि अशबा ने अमरूदों का शॉपर फौरन अपने पीछे छुपाया, जबकि ईमान साहिबा भी गोल मोल होकर दरख्त के पत्तों में सिमट कर बैठी। पर जो अमरूद हाथ में था, टेंशन के मारे इसे खाने लग गई। कुछ नहीं भैया जानी, हम तो खेल खेल रहे थे। अशबा ने इंतहाई परले दर्जे की मिस्कीन अदाकारी की जौहर दिखाई, जो साहिर को और मशकूक कर गए। मशकूक नज़रों से वो तीनों के उड़े उड़े रंग देखने लगा। पागल हो जो यहाँ धूप और गर्मी में खेल खेल रहे हो, और ये तुम लोगों की उम्र है खेलने की? साहिब बरहम होता न पितुले कदम उठाता एन दरख्त के नीचे आया, जहाँ ठीक इसके सर के ऊपर ही मिस्कीन से तने पर ईमान अटकी बैठी थी। साहिर का सर दिखाई दिया तो खामखाही बेचारी के हाथ पैर कांपे, मगर वो भैया। इससे पहले अशबा ऊपर वाली के बारे में बताती ईमान के हाथ में पकड़ा छोटा सा अमरूद इसके कपकपाते हाथ से छूटकर ठीक साहिर के सर पर लगा। मर गई मैं, ईमान के मुंह से बेख्तियार निकला। अशबा, लीजा और हादी तीनों ने एक साथ खौफनाक सी चीख दबाने को मुंह पर हाथ रखा, जबकि साहिर ने जब सर उठाया तो ऊपर बंदरिया बनी तकवीर को डरा सा बैठा देख के हैरत से झटके से साकिन ही रह गया। अब समझ आई क्यों इस दरख्त से लिपटा चिपटी हो रही थी। क्या कर रही हो तुम ऊपर? तकवीर, ईमान, इतने नाजुक से दरख्त पर जिसकी शाखें अपना बोझ नहीं सह सकती, दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या तुम सब में? उतरो फौरन। साहिर का गुस्सा देखते ही तकवीर की जान सी निकली। यही हाल नीचे खड़े 3 सिपाहियों का था, जिनके हलक वैसे ही खुश्क हो चुके थे। वो मैं ये अमरूद उतार रही थी, थोड़े से और उतारने दे प्लीज़, बार बार नहीं चढ़ना होगा, पक्का आधे आपको भी दे देंगे। तकवीर साहिबा मुकाबिल के गैज़ गज़ब से बिना डरे मिनमिनाई, गोया साहिर और इसका बचपन का साथ हो। साई ने इस टहनी को देखा जहाँ तकवीर जमी थी, ज़रा सा हिलती तो वो शर्त या टूट जाती। क्या कह रहा हूँ समझ नहीं आ रही, उतरो फौरन नीचे। साहिर की दूसरी बार तेज़ लहजे में कहने की ताब ना लाते ईमान ने नीचे उतरना ही मुनासिब समझा। अपनी जान बचाने को वो तेज़ी से नीचे उतरी, मगर इसी बीच के लाई और हाथ पर खरोच भी लगवा बैठी। सीढ़ी तो पकड़ो जालिमो,
इन तीनों को खड़े खड़े घबराहट के मारे फौत देख कर ईमान घूरी, जिस पर साहिर ने इन तीनों पर गुस्सैल निगाह डाले आगे बढ़कर खुद सीढ़ी पर हाथ रखा। तकवीर ने बिना किसी खरोच की परवाह किए बौखलाहट में पैर सीढ़ी पर रखे, लेकिन साहिर की मौजूदगी पर समझ न आया कि पैर हवा में रख रही है या सीढ़ी के होल्डर पर। दूसरा पैर भी जब उठाया तो तवाज़ुन बरकरार न रखते इससे पहले कि मुंह के बल गिरती साहिर इसके गिर्द फैलाए एहतियात के तौर पर बड़े हाथ को लपेट कर जकड़ा, जिस पर वो दोनों हाथ उसके मजबूत शानों पर जमाए इसके चेहरे पर झुकाई। बमुश्किल साहिर ने खुद पर गिरते ईमान को संभाला। इसके बिखरे महकते बाल साहिर के चेहरे पर मस होकर इस शख्स के मुंजमद तासुरात में हलचल लाए, और फिर साहिर जिब्रान का पहली बार यूं इतने करीब आना ईमान के अंदर हश्र जगा गया। वो इसकी आंखों इसके शफाफ चेहरे को देखती थम चुकी थी, जो सिर्फ तकवीर ईमान की पुर इसरार गहरी आंखों में महव था। अपनी कलाई में लगी खरोच का एहसास इसे साहिर के सहर से कुछ लम्हे बाद ही निकाल लाया। इसके सिसकने पर साहिर भी होश में आए अपने बाजू के शिकंजे से आज़ाद करता जरा पीछे हटा, जिस पर ईमान फौरन खुद को संभाली सीढ़ी पकड़े बकिया 2 स्टेप लिए नीचे उतरी थी। बेवकूफ़ लड़की, साहिर का बस न चला गर्दन दबाते था, जबकि वो खुद अपनी हरकत पर शर्मिंदा थी। तभी साहिर को मजीद डांटना मुनासिब न लगे। ओह, कितना बुरा जख्म आया, आप ठीक है आपो? लीजा की तो इसकी सुरकलाई देख कर ही जान निकली, जहाँ बुरा रगड़ा लगा था। अजबा और हादी भी परेशान थे, लेकिन साहिर और ईमान की मिली हुई नज़रें बहुत से अनकहे राज अफशा करने पर आमादा थी। ठीक हूँ, शेरों को कुछ नहीं होता। तकवीर ने तीनों के घबराए नफूस को हौसला देते खुद से परे किया, जो इसकी बाजू पर बाकायदा झुके थे, और तभी खुद को सर्द नज़रों से देखते साहिर से नज़र जा मिली। जेंडर तो ठीक इस्तेमाल करो, इस पर जाकर कुछ लगाओ, और खबरदार आइंदा तुम सब ने ऐसी बंदराना हरकत की, लेकर जाओ तुम दोनों अपनी स्टार्जन बहन को, और तुम भी अंदर चलो अंदर। बेवकूफ़ों के सरदार। साहिर को इसकी कलाई पर लगे जख्म से बहुत तकलीफ थी, पर कुछ कह न पाते इन तीन को डांट गया। जबकि तकवीर ने रूहानसी से नजर साहिर पर डाली। कुछ तो था इस शख्स के देखने में, इसकी मौजूदगी में, जो तकवीर को बदहवास करता, और ऐसा कई सालों से था कि वो पुरएतमाद आफत हंगामा कैद से तकवीर ईमान साहिर जिब्रान के सामने असीर बन जाती, किसी कैद में जकड़ी। साहिर की नज़र जब ईमान की गर्दन में चमकते पेंडेंट पे गई तो एक लम्हा सच में इसकी बढ़ जाती खूबसूरती से नज़र ना हटा सका, लेकिन फिर अपना ध्यान इस लड़की से हटाए पलटा और ख़ुद को मलामत किए तेज़ तेज़ कदम उठाए वहाँ से चला गया। यार भैया ने आज बेइज्जती में तो बहुत हाथ हौला रखा, वरना तो जान निकाल लेते ऐसी हरकत पर। शायद तेरी वजह से हम सब भी बच गए। ईमान अजबा को ज़्यादा हैरान की साहिर के सिमटे रवैये नहीं थी। ईमान ने उलझ कर इसे देखा, जैसे अजबा की बात इसे चुप गई हो। मेरी वजह से क्या मतलब? ईमान ने फ़ौरन गर्दन घुमाए अजबा से पूछा। लहजे में इस्तिराब था। छोड़ मतलब को, लीजा हादी इसे घर लेकर जाऊँ, और तू शाम तक रेस्ट करना। सॉरी यार, हम सब की वजह से तुझे चोट लगी। मेरी जान, ठीक हो जाएगा ये। अजबा ने इसे लाड़ से खुद से लिपटाया। वो मान भी गई, पर दिल ना चाहा जाए। दिल किया इस जख्म की मरहम पट्टी साहिर से करवाए, और अपने इस ख्याल पर तकवीर ईमान का दिल चाह यही लॉन में गड़ा खोद कर कूद जाए, और कोई ऊपर से मट्टी डाल जाए। जरा से खरोच है और मुंह तुमने ऐसे बनाए जैसे गुर्दा देकर आई हो। अन्नान के अलावा घर के बाकी फिक्र परेशानी में निढाल खुदा तस फौज भी इस वक्त तकवीर के इर्द गिर्द खड़ी थी, रोहा परेशान ऐदा फिक्रमंद, जबकि अरीशा को सबके ईमान के इर्द गिर्द घेरा डालने ने गुस्सा दिलाया। फिर अन्नान ने ही इसकी जख्मी कलाई पर पट्टी बांधे इसकी पीली पड़ती शक्ल को देखते मुंह बिसोर कर इसके खूबसूरत बने मुंह की कसीदा क़वानी की, जिस पर तकवीर और बिफरी। ज़रा सी है ना, तो ये पट्टी का थान क्यों लपेटा है मेरी बाजू पर तुमने? तकवीर को अपनी बाजू कम थी, मम्मी से उधाली ज़्यादा लगी। तकवीर के बाद पर रोहा, ऐदा, ऐज़ा और हादी चारों के ज़रा से दांत बाहर निकले। अलबत्ता अरीशा ज़रा बरहम थी। पूरी बाजू ज़ख्मी है, तकलीफ में कमी होगी तो उतार देना। अन्ना ने इसकी कोफ्त पर मुस्कुराहट को होठों में दिक्कत से दबाया, जो सबकी परेशानी पर उल्टा गुस्से से भरी थी, जैसे खराश की शिकायत नहीं, खुदा नखास्ता हार्ट अटैक की मरीज़ा हूँ। पर यह नहीं जानती थी कि कितने खुशकिस्मत है कि इसके एक खराश पर सबकी जान पर बनी हुई अमरूद वैसे बड़े मज़ेदार थे। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। रेजा थोड़ी हुई हूँ, मेरी शेरनी पिया। हादी अभी भी एक आध पतलून की जेब में धंसाया अमरूद निकाल कर चल रहा था, ऊपर से इसके मुंह में झड़ते नायाब तजिए। अब रेजा हो ही जाते अगर साहिर भाई ना बचाते। वैसे क्या फिल्मी सीन था, हाय बिल्कुल राज की तरह, जैसे इसने दिशा को बचाया था।
लीज़ा साहिबा तो वो मंज़र अपने मनपसंद इंडियन सीरियल से जोड़े अपनी ही धुन में मसरूर हुई। इसकी ज़बान बिना सोचे समझे बिना मौके चलने पर सबको लम्हा भर सांप सूंघा। खुद अन्नान के हाथ इस नापसंद नाम के हवाले पर थमे और जब ईमान से मिला तो अन्नान को और जहर लगा, जबकि तकवीर का दिल चाहा कि लीज़ा का गला दबा डाले। अब ये सिचुएशन अरीशा ही संभाल सकती थी। अगर वो न बचाता अभी इधर खिलरी पड़ी होती तुम। कोई एहसास जिम्मेदारी है तुम में ईमान या नहीं? दख्त पे चढ़ने की कौन सी उम्र है तुम्हारी? या मेरे अल्लाह, ये कैसी औलाद दी है जिसकी अभी तक हरकतें तक दुरुस्त नहीं हो रही? रोहा और अन्नान के सपाट चेहरे अरीशा ने बखूबी भांपे थे, तभी फौरन माहौल में घुली हिद्दत कम किए, उल्टा ईमान को कोसी जिसमें ईमान ने अपनी बाजू अन्नान से छुड़ाई। तंग आती उठ खड़ी हुई। कसम से यार कुछ नहीं हुआ मुझे, मामूली सी खराश है। मुझे तुम सब ने ऐसे देख देख कर फालिज का मरीज बना दिया है। और तुम लीजा, तुम्हारी तो जबान मैं काटती रुको जरा। आज से तुम्हारे ये ड्रामे बंद। तकवीर ने सबको बरहमी से जताया और लीजा तो पहले ही दुम दबा कर भाग निकली। अन्नान ने भी फर्स्ट एड बॉक्स समेटा और वही ठीक से बैठा। चेहरे की सर्द मोहरी और नागवारियत थी कि छुपाई न छुप रही थी, पर वो कोशिश पूरी कर रहा था। जबकि लीजा को जब तक ईमान ने कमर में किरारा मुक्का न सेका तब तक इसे सुकून न मिला। हर बात मुंह खोल कर सबके बीच करने वाली नहीं होती लीजा। दिल चाह रहा है मैं चप्पल लूँ और तेरी कमर सेकूं। मुझे और उनको तूने अपने इन थर्ड क्लास हीरो हीरोइन से मिला दिया। बेशर्म, क्या सोच रही होगी रोहा, चच्ची, मामा और अन्नान। उफ। लीजा बेचारी इस जलादन से बचने को तीनों बेड पर छलांगे लगाती दौड़ी तो दरवाजे में एदा से टकराई। एदा ने इसे घेर कर बचा लिया, वरना आज ईमान ने इसके कुल करवा कर ही रहती। जितनी गुस्सा और वो बरहम थी। जाओ लीजा, और आगे से ऐसी बातें नहीं करनी, वरना मैं तुम्हारी खुद पिटाई करूंगी। एदा ने नरमी से लीजा की इस भिपरी चुड़ैल से जान बचाई, जिस पर लीजा फौरी जान खलासी मिलते ही दुम दबा कर भागे। जबकि इससे पहले एदा भी जाती, ईमान ने इसका हाथ पकड़ कर रूम के अंदर करते सरत से दरवाज़ा बंद किया। एदा को इसकी हरकत, इसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख कर परेशानी व इस्तराब ने घेरा। अपिया, उन्होंने मुझे ऐसे दोनों हाथों से छुआ, क्या मुझे गुनाह तो नहीं होगा ना? यहाँ तक आ गए थे अपिया, वो बिल्कुल मेरे करीब। ईमान के सर पड़ते गालों को पहले तो एदा ने सहला कर इसे रिलैक्स किया, फिर इसके सवाल पर हंस पड़ी जो वह एदा के चेहरे के करीब आकर इसे अपने और साहिर के बीच के गैर मुनासिब नज़दीकी की पैमाइश हाथ खोल कर बता रही थी। वो वाकई क्यूट था। जानबूझकर तो नहीं आए ना तुम दोनों करीब? फिर गुनाह कैसा? ना तुम्हारे दिल में चोर है ना उनके, सो पैनिक मत हो, कुछ नहीं हुआ। कुछ देर रेस्ट करो, रात में डिनर है उनकी तरफ। बावली। एदा जानती थी वो बहुत ज़्यादा भोली है, ऐसी बातों से कोसों दूर रहने वाली। तो ये बेचैनी इसने बिला झिझक अपिया से कही और जवाब पाए सुकून में आ गई, वरना अपने चेहरे को छूती साहिर की पुरहिद्दत सांस से अब तक पूरे आफताब व ताजगी के हमरा इसे अपने करीब महसूस होती कहीं का ना छोड़ रही थी। बार बार वो नज़दीक का सोच कर तकवीर का दिल बैठा जा रहा था। अगर ज़रा सा करीब होती तो कुछ ऐसा हो जाता जिसके बाद शायद ईमान की जान ही परवास कर जाती। अपिया सुने ना, एदा इसे नरमी से समझाए जाने लगी, जिस पर ईमान ने फिर से इसका हाथ पकड़े परेशानी और झुंझलाहट में रोका। हाँ कहो, एदा ने इसके गाल सहलाते पूछा। मुझे उनको देखकर कुछ होता है, मीन्स सब रुक जाता है आसपास, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमेशा होता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा शदीद था। अब यह मुझ पर किसी जिन का साया तो नहीं हो गया ना? प्लीज़ एक बार मुझ पर आप हिफाजत वाली दुआ पढ़कर फूंक दें। ईमान की आड़ी तिरछी बातें और ये सब एदा को इस बार फिक्रमंद कर गया। वो इसे पकड़ के खुद से लगा गई, कुछ देर गले लगाए, इसे पुरसुकून किया। जिन तुमसे चिमट कर क्या करना है, अफलातून वो बेचारा तौबा करेगा। वैसे और चढ़ो दरख्तों पर बच्चों, किसी कीड़े ने काट लिया है तुम्हें। एदा को इसकी ये क्यूट हालत प्यारी लगी थी, तभी तो दानिस्ता शरीर हुए हंस दी। क्या कीड़े ने? कौन से अपिया? ईमान झटके से डर कैसे अलग हुई, चेहरे की हवाइया से उड़ी। वक्त आने पर बताऊंगी, अभी तुम कुछ देर सो जाओ ताकि तुम्हारे ये उड़े हवास जगह पर आ जाए, भूल जाओ जो हुआ। एदा ने नरमी से इस बौखलाई ईमान की तशवीह करवाई और कमरे से जाते दरवाज़ा भी बंद कर गई। ईमान ने फ़ौरन बेड की तरफ रुख किया, करवट किए टांगे समेट कर मैट्रेस पे जा लेटी। जैसे ही ईमान ने आंखें बंद की, वो मंजर याद आकर लर्जा बरअंदाम कर गया। गहरी सांस लेती वो उठ बैठी। वहीं अजबा ने सारी तफसील मुनीरा को बताकर साहिर की खौफ की कट लगवा ली, तब भी उसे सुकून न आया। ना ये इसे डांटे, ना वो हड़बड़ा कर उतरती। मम्मी इतनी ज़्यादा इसके बाजू और हाथ छीलने गया,
अशबा रोहान से शिकवे पर साहिर ने बेजार सा मुंह बनाए टीवी पर लगे मैच को ही देखना मुनासिब समझा, जबकि मुनीरा काफ़ी उदास थी। साहिर से उनको ऐसी उम्मीद हरगिज़ ना थी। साहिर क्यों बच्चे, आराम से भी कह सकते थे, पता नहीं बच्ची को कितनी चोट लग गई है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। अशबा ने आंख लगा दी थी, तभी तो साहिर ने पहली सर्द नज़र मीसनी बनी अशबा पर डाली, फिर मायूस नज़र मम्मी पर जमाई। हाँ, आईसीयू रूम में आखिरी सांस ले रही है, मतलब हद हो गई मम्मी, ज़रा सी खराश थी, इससे कम अज़ कम किसी को मरते मैंने 32 साल ज़िंदगी में नहीं देखा, और तुम अशबा थप्पड़ खाओगी अब। साहिर भी तंग आए चिढ़ गया, जिस पर मुनीरा अफसरदगी से बारी बारी दोनों पर नज़र डाले उठकर डिनर की तैयारी करवाने किचन की तरफ बढ़ी। वो और इससे पहले अशबा को भी 9-11 होती, साहिर ने लम्हा लगाकर उठते अशबा की बाजू पकड़े अपने सिम झटका दिया। मैसेज करो उसे और पूछो जिंदा है या आखिरी सांस ले रही है। साहिर की तंबी नज़रों से वैसे ही अशबा का हलक खुश्क हुआ। इस वक्त वो भैया को काफ़ी सता चुकी थी। भैया नहीं प्लीज़। अशबा ने मिनमिनाते हुए साहिर को रहम तलब नज़रों से देखा, जिस पर वो ऐसा घूरा कि अशबा ने फ़ौरन टेबल पर रखा फ़ोन उठाए, ईमान को कपकपाते हाथों से मैसेज टाइप किया। ईमान, दर्द कम हुआ मेरी जान? अशबा के मैसेज के टोन पर वो जो कानों पर हाथ जमाए बैठी थी डर कर उछली, फ़ौरन साइड मेज़ पर रखा फ़ोन उठाकर मैसेज ओपन किया। सीन हो गया ना, मतलब ज़िंदा है। अब गुम करो ये शक्ल। अगर तुमने अब ये बात दोहराई ना अशबा, तो रॉकेट में बिठाकर तुम्हें स्पेस भिजवा दूंगा। जाओ मम्मी के साथ हेल्प करवाओ किचन में, कल को दूसरे घर जाकर फोड़ पने की हुनर दिखाकर हमारी नाक कटवाओगी। मम्मी इसे भी खाना बनाना सिखाए। चलो शाबाश। साहिर ने पूरी चालाकी से अशबा से इसका फ़ोन झपटा और पकड़ कर इसे किचन की तरफ रवाना किए। मम्मी को भी हाँक लगाए, मिशन सौंपा। मासूमाना मजलूम मुंह बनाए वो साहिर के हाथ में दबे अपने फ़ोन को ललचाई नज़रों से देखने लगी। जा रही हो या? साहिर के गुस्से से बोलने की देर थी कि अशबा जान बचाती फ़ौरन किचन की तरफ दौड़ी, और अशबा को किचन में देखकर मुनीरा की उदासी ज़रूर हंसी में बदली। और ये किस वक्त पता नहीं क्या टाइप किए जा रही है, लेटर लिख रही है शायद। साहिर का बुरा मूड स्क्रीन पर टाइपिंग मार्क से मज़ीद बिगड़ा। वापस काउच पर बैठे साहिर ने फ़ोन सामने ग्लास मेज़ पर रखा और वापस मैच देखने लगा। कुछ लम्हे बाद फाइनली तकवीर साहिबा ने मैसेज अरसाल कर दिया था। यार दर्द तो हुआ ही नहीं, अन्नानी दमम्मी की तरह मेरी पूरी बाजू और हाथ ज़रूर सफ़ेद पट्टी से जकड़ दिया। खुदा न खास्ता बाजू थोड़ी टूटी है। अच्छा सुन, आज के बाद मैं दर्ख्त पे नहीं चढ़ने वाली, और मुझे ना जागती आंखों से बुरे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। अशबू पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे तू मिलेगी ना, फिर बताऊंगी। अभी मुझे सोना है, बाय। तकवीर के भेजे मैसेज जिसमें 100 सारे रोने खौफ ज़्यादा होने वाले इमोजी थे। साहिर के तने कदोकाल ना सिर्फ बहाल कर गए, बल्कि वो धीमा सा मुस्कुराए स्क्रीन ऑफ किए वापस मेज़ की सतह पर फ़ोन रखता अपनी तवज्जो एलसीडी पे मरकूज़ कर गया था। लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट का लम्स अभी भी आविज़ा था। जागती आंखों से भी इसे बुरे ख्वाब आ रहे हैं। हद, कैसे बताओ तुम्हें तकवीर, ईमान तुमसे सामना ना हो तभी तो ज़मीन से ला ताल्लुक़ की कबूल किए हुए आसमान को अपनी पसंद बनाए बैठा हूँ गुज़िश्ता कई सालों से। लेकिन जो साथ आपसी हो, ये बहुत बड़ा नुकसान करेगा। मैच मनपसंद था, लेकिन इस वक्त साहिर की पसंद पूरी शान से इसकी खुद कलामी में मौजूद जिक्र में आ बसी थी। बेवकूफ़ लड़की, अपने ख्याल को खुद ही झटक कर साहिर जिब्रान ने खुद को भटकने से रोका था, सख्ती से, जब्र से, जिसकी इसे कई सालों से आदत थी। तुम क्यों इसके करीब होने की कोशिश कर रहे हो साहिर जिब्रान? तुम्हें इसका जवाब देना होगा। मर भी गया तो तुम्हें ईमान को छीनने नहीं दूंगा। जब से अन्नान ने लीज़ा की बात सुनी, जिसम का सारा लहू सुलगा था, तभी तो वो शाम से रूम में बंद था। सब जिहान और मुनीरा की तरफ डिनर पे जाने की तैयारी में लगे थे। अरीशा और रोहा दिन को मार्केट जाकर चारों के लिए गिफ्ट्स ले आई थी। ईमान ने भी कुछ घंटे की नींद ली। हवास भी दुरुस्त हुए, मगर उठते ही पहले फुर्सत में बाजू और हाथ की पट्टी खोल कर फेंकी। ये कमरा चौके आलम हाउस की तीनों लाडलियों का कंबाइन था, सो वार्डरोब भी कंबाइन था। ऐदा ने इसका और लीज़ा का ड्रेस आयरन कर दिया था, जिसे देखकर ईमान के होठों पर रसीली मोहिनी मुस्कुराहट उतरी। हंसती हुई वो लगती भी बहुत प्यारी थी। अब यह कसम से आप जान है। अपना हैंग हुआ मरून जोड़ा निकाल कर लहराए तकवीर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई और अपने साथ लगाया शिफॉन का था, मगर बोट शेप नेक पर राइनस्टोन की 2 लाइनें इसको खूबसूरत बना रही थी। यही बाजू और शॉर्ट कुर्ती की घेरे और दामन पर था। मैरून ही समोसा शलवार और ऑर्गेन्जा का सिल्वर वर्क वाला दुपट्टा तकवीर ने चेंज किया और पैरों में मैरून ही हील्स पहनी। दोनों कानों में सिल्वर टोपी वाले झुमके पहने। मेकअप ज़्यादा ना किया, बस हल्की सी बेस सेट
के लाइनर मस्कारा और लाइट सा मरून लिप टिंट लगाया, परफ्यूम स्प्रे किए वो कमरे से निकली। अन्नान की खबर लेती हूँ। बाहर जाने के बजाय 2 कमरों को छोड़ वो अन्नान के कमरे में गई और दरवाज़ा खोले झांकी से काउच पर सर हाथों में गिराए बैठा देखे तकवीर को परेशानी हुई। तुम्हें अब कौन सा रोग लग गया है? तकवीर की आवाज़ और इसने जो लेडीज लिली परफ्यूम लगा रखी थी। अन्ना ने फौरन सर उठाया, मगर आगे तकवीर को इस कदर खूबसूरती से सजा देखे लम्हे के हजारवें हिस्से नागवार सी निगाह इसके उजले सरापे पर डाले उठ खड़ा हुआ। तुम्हारी बारात है जो इतनी डार्क लिपस्टिक लगा रखी है, जाकर इसे हटाओ, आम सा डिनर है समझी। ईमान इसके टोन पर ठिठकी जो गर्म तवे पर बैठा पहले ही तपा था। अपनी बारात पर मैं ये मरा शेड क्यों लगाने लगी? भाई मैं अपनी शादी पर तो खूनी रेड लगाऊंगी। तुम्हें कौन से दौरे पड़ रहे भाई? ठीक हूँ मैं, अब क्यों काट खाने दौड़ रहे हो? तकवी ने ज़रा फासला काटे अन्नान को गुस्से से लाल होती आंखों को टटोला। देखो ईमान, वहाँ एक नामहरम भी रहता है, क्या अच्छा लगता है तुम्हारे यूँ से सवर कर जाना? पहले मुझे गुस्सा है, इसने तुम्हें छुआ। लेज़ा ने जो कहा झूठ नहीं है, सो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अगर चेंज नहीं कर सकती तो कम से कम अपनी उम्र के मुताबिक कोई लाइट नेचुरल शेड लगाओ। अन्नान को खदशा था कि अगर वो चिड़ा तो वो हद धर्मी करेंगी, तभी लहजा हर मुमकिन नरम रखा। वो तो फिर तुम भी नामहरम हो, मुझे तो तुमसे भी पर्दा करना चाहिए। ईमान से कम अन्नान इस लम्हे ये जवाब की उम्मीद न कर रहा था। पछाड़ कर रख गई थी वो इसे। देखो ईमान, हम तो दोस्त हैं ना। अन्नान की पोजीशन साफ साफ डाउन थी, क्योंकि ईमान को इसका एतराज़ सरे से अजीब लगा। और वो कौन सा दुश्मन है भाई? उन्होंने मेरी हेल्प की तो मुझे तो शुक्रिया कहना चाहिए, और ये घिसी पिटी सोच किससे उधार मांग लाए हो? तुम तो ऐसे नहीं थे, तुम तो यूँ बिहेव कर रहे हो जैसे वो कोई तुमसे ईमान झपट के ले गया। तुम जब से आए हो मशकूक हरकतें कर रहे हो अन्नान। ईमान की जानती लताड़ती नज़रों पर अन्ना ने निगाहें चुराई, जिस पर ईमान ने इसका चेहरा अपनी तरफ फेरा। मैं तुम्हारी दोस्त और हमेशा रहूंगी, लेकिन जो पाबंदियाँ मुझ पर मेरे वालिदैन ने नहीं लगाई वो तुम भी नहीं लगा सकते। इस पर तुम बुरा मनाओ तब भी, हम सब एक फैमिली हैं। पापा और जिहान अंकल भाइयों की तरह है, और मुझ पर किसने नज़र डालनी है? लंगूर मेरी जैसे किसे चाहिए होगी जो सर दर्द है। वो काफ़ी सेंसिबल इंसान है, कम अज़ कम इनकी चॉइस इतनी बुरी नहीं होगी। दोस्ती का कह रही हूँ। ईमान ने सद मौरी इख्तिताम तक कम भी की और अन्नान को भी शर्मिंदा न होने दिया। वो जबरन ही सर हिला गया, क्योंकि दिल में तो नादीदा आग का बसेरा था। अगर उसने तुमसे मोहब्बत कर ली तो? अन्नान ने बेख्तियार पूछे सवाल में बहुत सी डर पिन्हाते। ईमान लम्हा भर शेषदार रह गई। मोहब्बत? हाँ हाँ, तुम वाकई मेंटल हो गए दिमागी पढ़ाई कर करके। मेरा मुंह ऐसा है जिससे वो मोहब्बत करे, इनके लिए शायद अशबा जैसी ही होगी। बावले, क्या क्या सोच रहे हो तुम? अच्छा, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? नहीं नहीं ना, तो तुम्हें क्यों टेंशन पड़ी है? ईमान इसके किए हर सवाल का खुद ही जवाब देती लाजवाब कर गई। मोहलत ही ना दी थी कभी कि वो कह पाता कि मोहब्बत है। वो इसकी बातों पे हंस रही थी। अगर कहता कि मोहब्बत करता है तो ईमान को इस हंसी से महरूम कर देता। मुझे डर है मेरी दोस्त ना छीन ले कोई। बहुत देर बाद अन्नान बोलने के काबिल हो सका। वो अब भी हंस रही थी। ऐसी बेकार फजूल और पहली दोस्त कोई छीन कर क्या करेगा लंगूर? ये सर दर्द तुम पर ही नाजिल हुआ है। अब ये ख्वामखा का दिल में उठता साड़ संभालो और रेडी हो जाओ। चलते हैं, मज़े से डिनर करेंगे। और हाँ, मैं किसी को तुमसे ईमान छीनने नहीं दूंगी। चल, हत्ता के जब तुम्हारी शादी होगी तो पहली रात तुम दो के बीच में आकर भी बैठ जाऊंगी, कबाब में हड्डी बनकर। ऐसी खतरनाक किस्म की दोस्त हूँ। हंसी हंसी में वो बहुत संगीन वादा कर बैठी थी, लेकिन वो मासूम थी। अभी अन्नान इब्राहिम के अंदर उठते जहरीलेपन से ना वाकिफ थी। साहिर जिब्रान ज़रूर वाकिफ था, तभी कई सालों से तकवीर ईमान से गुरेज बरत रहा था। लेकिन आखिर क्यों, क्या वजह थी? क्या अन्नान ना खुद ईमान को अपनाना चाहता था, ना इसे किसी और का होने देना चाहता था? ईमान हंस कर कमरे से चली गई, लेकिन अन्नान को लगा ये चार दीवारी इसे पलों में खुद में धंसा कर रख देगी। वही ऐदा ने लीजा को भी रेडी किया, और वो ऐदा इसे फ्रेंच करवा के कमरे से निकली तो बाहर से गुजरते आइस आलम के कदम इसके फरार के बस से बाहर हुए। गुलाबी रंग के खूबसूरत मखमली लिबास में ऐदा आइस आलम की धड़कनों पर एक झलक से ही विराजमान होने का रूप लिए हुए थी। आइस के कदमों को इस दहलीज को पार करने की इजाज़त न थी, तभी वो वही रुकल से देख रहा था। धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थी। लंबे घने सिया बाल खोले, सादा सी सिर्फ गुलाबी लिप टिंट और काजल के हमरा। ना लिबास ज़्यादा महंगा और भारी, ना कोई ख़ास तैयारी, फिर भी ऐसी कि जिसे देखने को आंखें अदब से पहले ही झुक जाए। काला टीका भी लगा लो। आइस की सरगोशी पर वो उछल कर पलटी, सीने पर हथेली जमाई और गहरा सांस भरी शिकवा को नज़र से दरवाजे में खड़े आइस आलम पर डाली, जैसे कह रही हूँ आपने मेरी जान ले ली। इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ कि ये सब करूँ।
آپ کو کوئی کام تھا؟ فوری جواب دیے، نظر جھکائے، لیکن پھر بھی خود کے جانب وہ مستقل نظر جمی پائے فکر سے پوچھا، نہیں تمہیں دیکھا تو قدم میرے جبر کا ساتھ نہ دے سکے، کیا اندر آ سکتا ہوں؟ آئس کے لیے اجازت میں نرمی اور تڑپ کا اثر تھا، لیکن ایدا نے فوری سر اٹھائے، گھبرا کر آئس کو دیکھا۔ میں جاتی ہوں باہر۔ فوری رکے، قدم اٹھائے، وہ آئس کے مقابل جا رکی، جیسے وہ اس سے ہمیشہ بات کرتی، اس کے کسی کہے کام کی منتظر سی۔ ایدا 2 سال تک ٹھیک تھا، لیکن اب بھی اگر تم مزید مہلت چاہتی ہو تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ آئس کو اب اس کی خاموشی چبھتی تھی اور ایسی اجنبیت کاٹ جاتی۔ کب مانگی مہلت؟ ایدا نے افسردگی سے آئس عالم کی بہت کچھ چاہتی آنکھوں میں جھانک کر شکوا کیا۔ مجھے کمرے کے اندر آنے کی اجازت نہ دے کر یہی تو مانگ رہی ہو؟ دور ہی آباد رہوں۔ خیر، میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، سو یہ سب مزید تمہاری جھجک ہے نہیں مانوں گا۔ اب اگر تمہیں مجھ سے دور رہنا ہے تو پراپر اور سالڈ وجہ دینی ہوگی۔ بنا اپنے سرد حکم کا جواب لیے وہ وہاں سے غصے سے چلا گیا، جبکہ ایدا نے لڑکھڑاتے ہوئے دروازے سے لگی دیوار کو تھاما تھا۔ حلق میں دباؤ سا بڑھا تھا۔ تو آپ کو کھونے کا وقت آ گیا آئس۔ میں آپ سے چپ چاپ دور تو جا سکتی ہوں، آپ کی پوری زندگی بے رنگ نہیں کر سکتی۔ بابا کی اس بھیانک حادثے میں جان گئی اور میرا سب کچھ وہ ایکسیڈنٹ لے گیا۔ کبھی ماں نہیں بن سکتی اپنی اگلی زندگی میں۔ پھر آپ کو ایک ادھورا وجود، ایک تڑپتا ہوا دل دے کر کیا کروں؟ آئی ایم سوری، آپ ایک مکمل لڑکی کے مستحق ہیں۔ میں چپ چاپ بیچ سے ہٹ جاؤں، یہی بہتر ہے، یا شاید میرا گریز آپ کو خود ہی مجھ سے دور کر دیں۔ روتے ہوئے ایدا واپس پلٹ کے میٹرز پر بیٹھی، آنکھوں سے آنسوں کی نمی گلاب کے رخساروں پر اترتی گئی۔ 4 سال پہلے اس گاڑی میں ابراہیم عالم اور ان کی پیاری ایدا ساتھ تھے۔ وہی خوبصورت دن تھا جب بابا اسے یونی سے پک کرنے آئے اور ایدا کو اس کی برتھ ڈے پر اس کی اپنی گاڑی دلوانے لے جا رہے تھے، لیکن ان کی گاڑی کا اس قدر برا ٹرک کے ساتھ ٹکراؤ ہوا کہ ابراہیم تو موقع پر ہی جان ہار گئے، جبکہ کانچ کے کئی ٹکڑے ایدا کے پیٹ میں گڑے۔ کئی دن وہ کوما میں رہی۔ بابا کی موت تو سانحہ ہی تو قیامت۔ تو دوسرا سچ یہ تھا کہ یہ بات کہ وہ ماں بننے کی ایبلٹی کھو چکی ہے۔ ڈاکٹر نے صرف اسے بتائی اور اس نے یہ بات اپنی فیملی کو بتانے سے ڈاکٹر کو منع کر دیا، جو پہلے ہی ابراہیم عالم کی موت سے آدھے ہو چکے تھے، اور پھر ایدا کو کبھی موقع ہی نہ مل سکا۔ آئی سے تب وہ منگنی کے رشتے میں بندھی تھی۔ اسے آئی سے دستبرداری کے لیے 4 سال لگے۔ ہر روز سوچتی کہ کل اسے بتا دے گی اور ایسی ہزار کل ماضی کی راکھ میں دب جایا کرتی، پر ایدا کے اندر آئی سے دور ہونے کا حوصلہ نہ جمع ہو پاتا۔ وہ ان سالوں میں اس کی من کو ہتک بن گئی۔ اب تو اس میں آئس کو چھوڑنے کی ہمت بالکل نہ تھی، لیکن اب اس کے پاس فرار کا راستہ نہ بچا تھا۔ وہ اسے یہ سچائی بتانے کا فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اسے کبھی وارث نہیں دے پائے گی، باپ بننے کا سکھ کبھی نہیں سونپ سکے گی، اور اس کے سامنے ایدا کو چھوڑنے کا آپشن رکھے گی۔ یہ سوچنا بھی سوہانے روح تھا۔ فائنلی سب ڈنر پر پہنچے تو آج جیہان اور منیرا کے گھر لگا ساری کی ساری دنیا ہی چمک اتر آئی ہو۔ جیہان بہت رغبت سے عدنان سے ملے، اسے اس کی اسپیشلائزیشن کی مبارکباد دی۔ سب نے ایمان سے بھی اس کے معمولی زخم کا پوچھا، جس پر وہ بس مسکرا دی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے مسکراتے ماحول میں محو گفتگو تھے، اور اشبا کی نظریں ایک لمحہ بھی عدنان سے ہٹنے پر راضی نہ تھیں۔ ساحر کی نظریں بھائی سب پر تھی، عدنان اور اس کے بیچ ایک سرد مہری بنا محسوس کیے بھی دیکھی جا سکتی تھی، جیسے دونوں ایک دوسرے کو کچھ خاص پسند نہ ہوں۔ کیا دیدے پھاڑ کر دیکھ رہی ہے میری پسنل لنگور کو؟ تیری نیت تو ٹھیک ہے نا اشبو؟ کان کی اور ٹانگوں کے سمیت گھستی ایمان کی سرگوشی پر اشبا نے فوری پلٹ کر اس سے گھورا۔ لوگ طبیعت کا پوچھتے ہوئے فیض؟ اشبا کو اس کے سوال پر تپ چڑھی۔ ہاں، پر ان کی جن کی طبیعت خراب ہو، تیری تو کچھ اور ہی خرابی ہے۔ کیا اچھا لگتا ہے تجھے یہ کوجا فارغ انسان؟ تکویر ایمان کی چھٹی ہی عام لوگوں سے تیز تھی، تبھی تو سوال بھی ایسا پوچھ ڈالا جس پر اشبا اس کی بازو پکڑے ایک طرف کونے میں لے گئی۔ آہستہ بول، کیوں پٹائی کروانی ہے تو نے میری؟ کوجا اور فارغ مت بول انہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، نیورولوجسٹ۔ تجھے پسند ہے؟ میرا مطلب ہے تم دو کا شادی کا پلان ہے؟ اشبا کے سوال پہ ایمان کا دل کے ایک چھپیڑ اشبا کو بھی مفت میں دان کر ڈالے۔ او کھسکی خاتون، یہ کیا تم سب کو عجیب دورے پڑ رہے؟ یار وہ دوست ہے میرا، اور ابھی میں چھوٹا سا بیبی ہوں، شادی اللہ معافی میں باز
اللہ معافی میں باز آئی، مجھے نہیں کرنی، ہمیشہ ماما پاپا کے پاس رہنا ہے، اور تجھے اگر یہ لنگور پسند ہے تو میں وارن کر رہی ہوں، توبہ کر لے، دماغ کے ہر لمحے دہی کرے گا یہ دماغ ہے، ڈاکٹر اکثر آدھے پاگل ہوتے، لکھوا لے۔ اشبا تو ہونق بنی، کبھی ایمان کو دیکھتی، کبھی گردن گھما کر لاؤنج میں سمٹ کے بیٹھے انان کو۔ تیری جیسی دوست کسی دشمن کو بھی نہ ہو۔ بندہ حوصلہ بڑھاتا ہے، کہتا ہے میں ملاؤں گی دونوں کو، الٹا تو میرا طرح نکال رہی ہے، جا دفع ہو۔ اشبا کے روحان سے شکوے میں تکفیر ہنس کر اس سے پہلے اسے گلے لگاتی، لاڈ کرتی۔ اشبا نے غصے سے اسے پرے مذاق میں کیا، مگر تکفیر سیدھا ساحر کے سینے سے جا پٹکی۔ جو لاؤن سے اٹھ کر کچن کی طرف ملازمہ کو ڈنر لگوانے کا کہنے آیا تھا، ایمان کا دل چاہ کہ اس لمحہ زمین پٹے اور وہ اندر سما جائے۔ کیوں دھکم دھکا کیا جا رہا ہے؟ خیریت؟ ساحر نے خود سے ٹکراتی تکویر کو فوری خود سے مناسب فاصلے پہ سہارا دے کر کھڑے کرتے دونوں پہ اچٹتی نظر ڈالی۔ وہ بھیا یہ بھی ہمارا پیار ہے؟ دونوں فوری ایک دوسرے سے چپکی، جس پر ایمان کی بوکھلاہٹ کا ماہر ساحر سے نظر تک نہ ملائی۔ کافی وحشیانہ پیار ہے، تم بتاؤ، زخم بہتر ہوا؟ ساحر اپنی موجودگی ایمان کے ارد گرد اچھی نہیں سمجھتا تھا، تبھی جانے لگا، مگر اس کی کلائی پر خراش دیکھتے اسے رہا نہ گیا۔ جی بنا نظر ملائے کمزور سی آواز میں جواب آیا، جس پر ساحر مزید اسے نہ سماتا ہوا وہاں سے واپس لاؤنج کی طرف پر اعتماد قدم بڑھا گیا، لیکن اپنی خوشبو، اپنا صحت تکویر ایمان کے گرد ہی چھوڑ گیا۔ تجھے بھیا کے سامنے کون سی مرغی پڑتی ہے یار؟ تکویر، کیا اتنے خوفناک ہے وہ؟ اشبا کو اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کے صدمہ لگا، جس پر ایمان اس کی ذرا سی گردن دباتی فوراً وہاں سے چلی گئی، جیسے اشبا کے سوال سے بھاگی ہو۔ ڈنر کے دوران بھی ایمان نے زیادہ تر اپنی آنکھیں اور توجہ اپنی پلیٹ پر مرکوز رکھی، جس سے چیز سے بھاگو اکثر ہمارا مقدر ہمیں اسی کے روبرو لا کھڑا کرتا ہے، جسے اس وقت ساحر ٹھیک ڈائننگ کے اس پار اپنی پرسحر شخصیت کے آسے بکھیرتا پورے روب کے سنگ بلا کا مطمئن ہوئے برجمان تھا، جس کی تمام تر توجہ بابا اور زیان انکل کی جانب تھی، لیکن اتنے فاصلے پہ موجود ایمان کے ہاتھوں میں خفیف سے لرزش تھی، جسے اور کسی نے محسوس کیا ہو یا نہیں، ساحر نے بخوبی بھانپا تھا، اور دوسرے آنکھ ان دو کے بیچ کی کشش کو آبزرو کرنے لگی۔ انان ابراہیم کی تھی، تنفر بھری، جس کا بس نہ چلا ایمان کو اس شخص کی نظروں سے کہیں دور کر کے رکھ دے۔ خیر اللہ کر کے ڈنر مکمل ہوا، سب لیڈیز ایک روم میں جا کر چائے پینے لگی، گپ شپ کرنے جمع ہوئی۔ لیزا ہادی بھی وہیں تھے، تو جہان جبران کو بھی زیان سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ دونوں لان میں چہل قدمی کے ہمراہ اپنا چائے کا کپ تھامے ٹھنڈی پرکیف سی ہوا میں مصروف ہوئے واک کر رہے تھے، جبکہ ساحر کھانے کے بعد کچھ دیر ٹیرس پر چلا گیا، اور انان نے بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے قدم چھت کی طرف بڑھائے، جبکہ آئس کو ایک ضروری کال آ گئی، جس کی وجہ سے وہ سب سے اجازت لیے گھر سے نکل گیا۔ کیا تم لوگوں کو ایدا اور آئس کی رخصتی کے بعد ایمان اور انان کے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کا ارادہ ہے؟ جہان نے نہ کوئی تمہید باندھی، نہ زیان کو اپنی بات کے لیے تیار تھا، سیدھا سبھاؤ پوچھ لیا۔ وہ لمحے بھر کو ٹھٹکے، زیان عالم کی قدم تھمے، ہونٹوں پہ حیرت سے بھری مسکراہٹ رقص کی۔ تو نے یہ کیسے سوچا ہے؟ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں، میرے ذہن میں بھی ایسا کبھی نہیں آیا۔ زیان کے جواب خوش آئند ثابت ہوا، جس سے جہان کو ہمت ملی، وہ اگلی بات کرتے۔ سچ میں اگر تم لوگوں کو ایسا کوئی ارادہ نہیں تو ایمان ہمیں دے دے، میرے ساحر کے لیے۔ یہ سب جہان کے منہ سے اتنا اچانک سنے، لمحے بھر کے لیے زیان کچھ بول ہی نہ سکے۔ عجیب سے خوشی کا لمحہ تھا، کچھ بولنا مشکل ہوا، گویا دل کی بات جہان خان نے مہارت سے اچک لی تھی۔ کیا ساحر کے لیے ایمان؟ زیان کی خوشگوار حیرت پر جہان کی کپ وہیں لان میں لگی میز پر جھک کر رکھا، اور واپس سیدھا ہو کر اپنے یار کے روبرو ہوئے، بے قراری ہر منہ سے چھلکی، جیسے ان کا سننے کی سکت نہ ہو۔ ہاں، میرے ساحر کے لیے، ایمان ہمیں دے دے، مجھے اور منیرا کو وہ بہت پسند ہے، بلکہ بچپن سے۔ ہم دونوں اس لیے محتاط ہو کر چپ تھے، کہیں تو نے اور عریشہ بھابی نے ایمان کو لے کر انان کو نہ سوچ رکھا ہو، انان کے دل کو ٹھیس نہ لگے، بس یہی سوچتا رہا۔ وہ پہلے ہی ابراہیم کی موت پر بہت متاثر ہوا تھا، کچھ اور پیارا چھین جاتا تو زیادتی ہوتی۔ اب تو نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، تو اب ایمان صرف میرے ساحر کی ہے، وعدہ کر۔ جی ہاں، تو منوا کر دم لینے والے تھے۔ ان کا اصرار تو کبھی زیان نے مذاق میں رد نہیں کیا، اور یہ تو ان کی باولی سی ایمان کی زندگی بھر کی سکون اور خوشی کی ضمانت سے بھرپور فیصلہ تھا۔ باقی انہیں انان کی کسی قسم کے رویے سے آج تک ایمان کے لیے دوستی کے علاوہ کچھ بھی محسوس ہوا تھا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں تو اس سے کیا چھپاتا؟ نہ تو انان اور ایمان میں دوستی کے علاوہ کچھ ہے، نہ روحا بھابی نے کبھی ایسی خواہش کا اظہار کیا۔ میری تقویر کو ساحر جیسا سمجھدار، شریف اور اچھا ساتھی ملے، اس سے بڑھ کر اور میرے لیے شاید ہی کوئی خوشی کی بات ہے۔
समझ ले, आज से ईमान मेरी नहीं तेरी बेटी है। जियान के पुरखलूस रवैये और फौरी फैले हाथ में मुराद की सूरत में ईमान रख देने पर जिहान जज्ब से जियान के गले लगे। गोया ये आज के दिन सबसे पुरसुकून लम्हा था। तूने मेरा दिल जीत लिया जियान। हमेशा मेरे फैले हाथ को तू भर देता है। तू तेरे जैसा यार इस पूरी दुनिया में नहीं। हम कुछ दिनों तक बाकायदा रिश्ता लेकर आएंगे, तब तक तू घर बात कर लेना। ईमान की रजामंदी सबसे अहम होगी और वो मुझे पहले बता कर के बताना, ताकि हम लोग सिर्फ हाँ लेने आए। गोया इन दो यारों ने तो साहिर और ईमान की ज़िंदगी का रुख एक दूसरे की सिमत कर दिया, मगर अभी ऐसा कुछ साजगार ना था। ये सब इतना आसान हो, ऐसा मुमकिन ना था। दूसरी जानिब धुएं के मरकुले में अन्नान को साहिर जिब्रान के मुकाबिल दिखाई देता आसमान मलगजी लगा। साहिर टेरेस पर खड़ा दीवार पर एक हाथ रखे दूसरे में सिगरेट दबाए अपने ध्यान में खड़ा कुछ उलझी बिखरी सोचे सवार रहा था, जबकि अक़ब से कीना तो से पुकार ने इसे पलटने पर मजबूर किया। 4 साल पहले तुम्हें तंबीह की थी साहिर जिब्रान के तकवीर ईमान से कोसों दूर रहना। मुझे खुशी है तुमने अपनी खुशी पर इसकी ज़िंदगी को अहमियत दी और 4 साल हमारे बीच का मुआहदा ईमानदारी से निभाया, लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि तुम इसके सामने भी मत आओ। अन्नान के लफ्ज़ों का जहर 4 साल पहले तो साहिर ने बर्दाश्त कर लिया था, लेकिन अब बात कुछ और थी। आज जला सिगरेट ज़मीन पर सर्द मोहरी से फेंकते पैर के बूट से इसे मसल कर साहिर ने पलटा। चेहरे पर किसी किस्म की तलखी न थी। बस अन्नान इब्राहिम के दिए इस मजहर का क़ैस हुक्म पर साहिर को हंसी आई। लम्हा लगा और साहिर के चेहरे के खदोकाल मुकाबिल के अकड़ पे तन गए। क्या तुम मेरे मालिक हो अन्नान इब्राहिम? मुझे हुक्म देने की जरूरत कैसे की तुमने? मुझे 4 साल पहले भी तुम पर तरस आया था, मगर आज हंसी आ रही है। तब इब्राहिम अंकल की मौत के लिहाज में तुम्हारी बकवास और बेसरूर पाला यानी धमकियाँ सुन ली थी। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी अबतर हालत के तहत तुम्हें ज़ैन आलम को कहकर ज़बरदस्ती थाईलैंड स्पेशलाइजेशन के लिए भेजा, क्योंकि वो जान गई थी कि तुम ऐसी अबतर हालत में हो कि किसी की जान ले बैठोगे। मुझे फिक्र हुई थी तब तुम्हारी और रोहा साहिबा के फैसले पर खुशी कि चलो तुम मसरूफ़ होकर कुछ बेहतरी की तरफ गामजन होंगे, लेकिन लगता है कि 4 साल गलत कर आए हो। तुम्हें तब भी मशवरा दिया था कि दिमाग का डॉक्टर बनने के बजाय किसी नफ्सियाती डॉक्टर से अपना मुआयना करवाओ। साहिर की सपाट गुफ्तगू पर अन्नान का चेहरा सफ़ेद पड़ा। हक़ारत सी आंखों में छलकी, जैसे अन्नान इसके जिस्म में गर्दिश करते आखिरी लहू तक का प्यासा हो। बकवास मत करो। अन्नान के जिस्म का गर्दिश करता खून साहिर की तस्दीक पर उबला। बकवास मैं नहीं कर रहा। 4 साल पहले तुमने मेरे ऑफिस आकर की थी अन्नान इब्राहिम। मेरे तो वहम गुमान में भी वो सब ना था जिसे बहतान व इल्ज़ाम बनाकर तुम मुझ पर थोप गए थे। मैं ईमान में इंटरेस्टेड हूँ, वो भी जिस तरह तुमने वो सब कहा। बहुत गलील अल्फाज और टोन थी। कहा क्या? मैं उसको नुकसान दूंगा, तुमसे छीन लूँगा, इतने इनसिक्योर थे तुम। और आज भी तुम बकवास ही किए जा रहे हो। साहिर की कनपट्टी की रगे अन्नान को देखकर ही तन जाती, गोया इसे अन्नान पर सालों का गुस्सा था। अच्छा, तो क्यों वो तुमसे बात करते घबराती थी? हमेशा किसी से न डरने वाली ईमान तुमसे हमेशा ही क्यों दबी रही? ऐसी कौन सी गंदी नज़र डालते हो उस पर? मुझे तुम्हारी सारी खबर थी कि तुम कैसे खुद को पिछले 4 साल से अपने पैशन में मसरूफ़ रखा हुआ है, लेकिन तुमने अपने डैड को यहाँ साथ घर लेने से रोका क्यों नहीं? मुझे उस पर तुम्हारी नज़र बर्दाश्त नहीं है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है और बीवी भी मेरी ही बनेगी। अन्नान की ये सब आउट ऑफ लाइन बातें साहिर जिब्रान अगर बर्दाश्त कर रहा था तो ईमान के लिए, अगर इसे अन्नान की जहनी अबतरी की खबर होती, न जाने बेचारी को कितना बुरा धचका लगता। मैंने तुम्हारी बात मानी थी, खुद को तुम्हारे आगे बेचा नहीं था। मुझे ईमान का सुकून इतना ही अजीज़ है जितना अपनी बहन अशबा का। तुम्हारी खुद साख्ता सोच है, उसके दिमाग पर 4 साल पहले गंदा असर ना पड़े, तभी तुम्हें यकीन दिलाया था कि मैं तुम दो के बीच कहीं नहीं हूँ। तुम जैसे सर फिरे से किसी भी चीज़ की तवक्को की जा सकती है। मैंने खुद को हर जगह से समेट दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम मेरे अलावा किसी के जीना दोबारा न करो। मेरे और ईमान में न कभी पहले कुछ था, न अब है। अपने दिमाग से यकीन निकाल दो। और हाँ, एक बार इससे भी पूछना, लाजिम पूछना कि वो तुम्हारी सच्चाई जानने के बाद तुमसे बात करना चाहेगी। तुम्हें मेरी सब खबर थी अन्नान इब्राहिम। मैंने भी हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। तुम्हारी 4 साल बंद किताब की तरह मौजूद है मेरे पास। अगर तुमने मज़ीद मुझे और ईमान को अपनी जहरीली सोचों में शामिल किया तो वो किताब ऐसी खुलेगी कि हर ख़ास व आम तक इसके किस्से पहुंच जाएंगे। दोबारा मेरी राह में मत आना। ऐसा ना हो कि साहिर जिब्रान का जब टूटे और वो वाकई तुमसे तकवीर ईमान को छीन ले और तुम हाथ मलते रह जाओ। साहिर ने इसकी नफरत से भरी आंखों में दुगनी नाराज़गी गैस के संग झांका। अपनी अल्फाज की संगीनी व सख्ती से अन्नान को उसकी जगह बताता मजीद कुछ कहे पास से गुजरता नीचे चला गया, जबकि अन्नान ने जब्त के संग एक बार फिर मुठ्ठियां भींच ली। बस न चला इस आदमी का कि दिल
بس نہ چلا کہ اس آدمی کا چلتا دل روک دے، اس کی جرت کے عنان کو سر سے لے کر پیر تک جلا کر خاکستر کر دیا۔ چائے؟ عالم ہاؤس کے سب مکین ڈنر سے واپس آتے ہی اپنے اپنے کمروں میں سونے جا چکے تھے، جبکہ ایدا بھی کچن میں پانی پینے آئی تو ملازمہ کو چائے چولہے پر رکھتا دیکھ اس سے دریافت کیا جو آئس کے لیے بنا رہی تھی، سو اسے منع کیا، سونے بھیج دیا۔ ایدا اس کی چائے خود بنا کر لان میں لائے، جو کسی فورن کمپنیز کے سی او سے کافی دیر سے فون پر ڈسکشن میں مصروف تھا۔ آئس نے ایدا سے چائے کا مگ بنا اسے دیکھے لیا اور فون آف کرتے سامنے میز پر رکھ دیا۔ مجھے کچھ بات کرنی تھی آپ سے آئس، اپنے ہاتھوں کو نروسنس کے تحت مروڑے وہ بیٹھا آئس سے کافی مناسب فاصلے پر نظر جھکائے ہلکا نو بے جان کھڑی تھی۔ کہو سن رہا ہوں۔ خود کو ناراض عیاں کیے فون کو بے وجہ سکرول کیا۔ ایدا کے اندر جو ہمت تھی وہ بھی بجھ کر رہ گئی۔ توجہ سے نہیں سنیں گے؟ ایدا کے تعصب بھرے جملے جو اس نے سرگوشی کی ضرورت میں ادا کی آئس کو نظر ایدا پر ڈالنے پر مجبور کر گیا۔ وہ نظر جگر پر خنجر کی طرح پیوست ہوئی جن نے ایدا کے حوصلے کا لمحے میں خون کیا۔ میری توجہ تمہاری جان پر نہ بنائے، لہٰذا یوں ہی بتا دو تو بہتر ہے۔ بہت غصہ ہوں تم پر، مزید مت ستاؤ ایدا۔ آئس کی خفگی کے سبب ایدا جو کہنے آئی سب بھول گئی۔ یاد رہی تو بس اس کی ناراض آنکھیں، اگر وہ اس وقت اسے بتاتی وہ جانے اسے خود سے دور کرنے میں سوچنے کی ضرورت بھی محسوس کرتا یا نہیں۔ بس تبھی ایدا حلق میں بڑھتی اذیت کا پھیلاؤ پر کچھ نہ بتا سکی اور پھر آئس کو آتی آفیشل کال نے بھی ان دونوں کے بیچ کی تکلیف کا جہان کھڑا کر دیا۔ کچھ نہیں آئس، شب بخیر۔ آنکھوں میں کرچیاں سی سمیٹے ایدا نہ صرف پلٹی بلکہ بنا آئس کو دیکھتی تیزی سے گھر کی طرف چلی گئی۔ جبکہ کال اہم تھی تبھی آئس اس لڑکی کی اس درجہ اریٹیٹنگ حرکت پر بھی کوئی رد عمل نہ دے سکا۔ وہی جہان جب اپنی اور زیان کی گفتگو کے بارے میں رات منیرہ کو بتایا تو وہ ان کی خوشی چھپائی نہ چھپ سکی۔ سونے سے پہلے وہ ساحر کو اس خوشی کے لیے شکرانے کی نفل ادا کرنے بڑھ گئی جس کی مدت سے نظر بد لگی ہوئی تھی۔ یہ رات ایدا کی کیسے کٹی صرف وہ جانتی تھی، یا اللہ یا اس کا اللہ۔ رات تو عنان کی بھی کانٹوں پر گزری اور تکویر کی بے چین۔ پھر صبح یونی بھی ایدا جلدی جانے کا بہانہ کرتی زیان کے ساتھ چلی گئی۔ آئس بہت جبر سے گزر رہا تھا لیکن اس کے پاس فی الحال احتجاج کا کوئی حق نہ تھا۔ عنان بھی صبح نہ جانے کہاں نکل گیا تھا، شاید جو آئینہ ساحر نے اسے دکھایا تھا اس میں اپنی بدصورت ابھرتی شکل ہضم کرنے آج کا پورا دن اسے تباہ کرنا تھا۔ ویرانوں کا رخ کرتے ہوئے خود کے ہاتھوں سے سرزد ہوئے گناہوں کا ماتم کرتے ہوئے وہی ایک خوبصورت سی صبح کے وقت نیلگو آسمانوں پہ کہیں سفید بادلوں کے مرغولے دکھائی دے رہے تھے۔ فرسٹ کلاس میں ٹیسٹ دینے کے بعد ایمان اور اشبا کے باہر گارڈن ایریا میں واک کرتی ہوئی اندر جا رہی تھی۔ کل تو بھاگ نکلی تھی، اب کہاں جائے گی؟ بتانا تکویر، بھیا سے اتنا کھار کیوں کھاتی ہے؟ یہاں دیکھ۔ اشبا نے کندھے پر لٹکایا بیگ وہیں نیچے گھاس پر رکھے ایمان کو پکڑ کے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ یار وہ ڈیسنٹ پین ہے، سو میں ان کے سامنے بونگیا مارنے سے گریز کرتی ہوں۔ بس تجھے میرا کھار کھانا لگتا ہے تو لگتا رہے، مجھے کیا؟ ایمان نے بے نیازی کا مظاہرہ کیے کندھے اچکائے گویا اشبا کو جان سے اتارا۔ اشبا کو کچھ اور کہنے کی مہلت نہ ملی کیونکہ پرنسپل سلطانہ کی خاص ملازمہ فاقرہ بوا دونوں کی طرف آ کر رک چکی تھی۔ ایک اسٹتی نکاح سر تھا پیر دونوں شہزادیوں پر ڈالی۔ تم دو اچھا بس ساتھ مل گئی، پرنسپل نے بلایا ہے دونوں کو، چلو۔ فاقرہ نے نخوت سے دونوں کو اطلاع دی تھی اور چلتی بنی۔ ہیں پرنسپل نے کیوں بلا لیا اب یار؟ اشبا نے اپنا دل تھاما، رنگ تو ایمان کے چہرے پر بھی انہونی کے خوف کے سبب اڑے۔ یار کہیں یاسر سر نے ہماری میتھ کے ٹیسٹ پر پرنسپل کو تو نہیں دکھا دیے؟ ایمان کی آواز صدمے سے پھٹی تھی۔ مر گئے ایمان؟ اشبا کا اپنا سر چکرایا، سوکھتے حلق کو تھوک نگلتے تر کیا کرتے دونوں ایک دوسرے کو سہم کر دیکھا۔ چل ایدل کرسی پھونک کر چلتے ہیں، خیر ہوگی۔ ایمان نے ہمت کی اپنا بیگ اٹھایا، اشبا کو اس کو تھمایا اور ڈرتے ڈرتے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھی۔ ان کے آفس کے روم کے باہر دونوں کا ایک بار دل کانپا لیکن ہمت کرتی پہلے ایمان اندر گئی اور آگے عریشہ اور منیرہ کو دیکھ کر دونوں تھوڑی سی روح سی دہلی۔ سلطانہ صاحبہ نے دونوں کی اماؤں کو پی ٹی ایم سے پہلے ہی بلا لیا تھا تاکہ دونوں دوشیزاؤں کو آسکر کے مستحق حسابی کارنامے دکھا سکیں۔ ایمان اور اشبا یوں تھی جیسے کاٹو تو لہو نہ بچا ہو۔ اوپر سے عریشہ اور منیرہ کے سخت تنبیہ نظریں دونوں کی ٹانگ میں کپ کپاہٹ لے آئی۔ دیکھ لے آپ ان دو کے فائنل گرینڈ ٹیسٹ کا حال۔ جب مجھے یاسر نے ان کے ٹیسٹ کے دکھائے تو میرا پارا چڑھ گیا۔ اب کیا ان دو کے ایڈمیشن ان ٹیسٹ کو دیکھتے بھیجوں؟ میرا تو دل خراب کر دیا ان دو کی شرارتوں اور نالائکی نے۔
आप दोनों प्लीज़ इन पर तवज्जो दें, वरना नताइज के हम जिम्मेदार नहीं होंगे। दोनों एक जैसी हैं माशाल्लाह। 50 में से दोनों ने 12-12 नंबर लिए। सुल्ताना का सख्त मूड ख़राब था, जबकि ईमान और रजबा साहिबा खड़ी खड़ी लग रहा था वफात पा गई है। मैम 12-12 मिलाकर 24 बन जाते हैं। सर ने ज्यादती की, हम 2 जिन जान हैं तो इसी का एहसास करके पास कर देते। ईमान को ही रहम की दरख्वास्त सोची, जबकि प्रिंसिपल साहिबा ने जिस दिक्कत से गुस्से से इसकी बात जब्त की, ये इनकी बसूरी शक्ल से बखूबी आया था। अरीशा का दिल चाहा खींच कर ईमान को सेके। शर्म नहीं आती तुम 2 को? दरख्त पर चढ़वा लो, दिन रात ठुसवा लो, लेकिन पढ़ाई के वक्त मौत पड़ जाती है दोनों को। तुम तो घर चलो, तुम्हारी तबीयत मैं साफ करती हूँ जिन जान की बच्ची। अरिशा की अताब की हल्की सी झलक पर ही अशबक को तकवीर की कही बात याद आई, जबकि मुनीरा भले डांटती नहीं थी, लेकिन अशबा ने इन्हें बहुत मायूस किया। ये इनकी उदास सूरत से वाज़ेह था। हम इन 2 को समझाएंगे सुल्ताना मैम, प्लीज़ थोड़ी सी गुंजाइश निकाल दे, ये अब से ठीक से पढ़ेगी, प्रॉमिस करो। शाबाश दोनों। मुनीरा ने नरमी से ही मामला समेटा, जिस पर दोनों को शराफत से सर हिलाना ही मुनासिब लगा। प्लीज़ फाइनल्स करीब है, मैं इन 2 को आखिरी मौका दे रही हूँ, वो भी आप 2 मोअज़्ज़िज़ लेडीज़ के लिए। अब अगर ये दोबारा टेस्ट में फेल हुई तो मैं इनका एडमिशन रुकवा दूंगी। फिर जब प्राइवेट कैंडिडेट का धब्बा लगेगा डिग्री पर तो इनको समझ आएगी इस वक्त की कदर। सुल्ताना का गुस्सा किसी तरह दोनों ने कम किया, लेकिन पूरा वापसी का रास्ता दोनों की जो अलग लेवल की क्लास हुई, इस पर तो दोनों का दिल किया चलती गाड़ी से कूद जाए। ईमान का तो दिल शीशे से सर मारने का कर रहा था। अभी तो ये शुरुआत थी, असल पार्टी तो अब शुरू होनी थी, जब दोनों मिस्कीन बिचारियों को उठते बैठते नालायकी के ताने मिलने थे। ईमान को ज़रा सी बेइज्जती के बाद ही दुनिया बुरी लगने लगी, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के घर से निकल गए। क्या कर रही है ईमान? मम्मी की क्लास, ऐदा अपिया की नसीहतों का पिंडार और कल के टिड्डी के फेल होने पर दिल में सार डालती हंसी। सब बर्दाश्त करते ईमान दिल बर्दाशा सी लॉन में लगे झूले पर आ बैठी। दिल रोने का क्या या किसी को ठोकने का, पर सुबह से इसका पर्सनल लंगूर भी तो गायब था। अशबा की कॉल और सवाल पर दिल चाहा कि ऐसा सड़ा जवाब दे के मुकाबिल का कान तक सुलग जाए। मैं सबसे जूतियों के हार पाकर जश्न में डिस्को कर रही हूँ। ईमान के जवाब पर किचन काउंटर पर स्पैगेटी का सामान रेडी करती अशबा की हंसी छूटी। तकवीर का और मूड बिगड़ा। कोई नहीं, इन हारों की पैर की धूल समझकर उड़ा दे मेरी जान। आजा मेरी तरफ, तुझे मज़ेदार स्पैगेटी खिलाती हूँ। अशबा की ऑफर पर तकवीर सदमे से चकरा सी गई। वेट, पहली बात, तुझे मुनीरा आंटी ने 76 नहीं मारे क्या? और तू स्पैगेटी बना रही है? मतलब मैं शर्म खाकर मरवर तो नहीं गई ना अशबू? क्योंकि ये तो दुनियावी शय है नहीं तेरा किचन में घुसना। ईमान के शिजदा सवाल पर अशबा हंसते हुए स्पैगेटी बॉईल करने को पैन में उबलते हुए पानी में डाली। यार मम्मी से प्रॉमिस किया है टेस्ट अच्छा दूंगी और दोबारा इनको ऐसे शर्मिंदा नहीं करूंगी। सो उन्होंने ये बात भैया और बाबा को ना बताने का वादा किया। रही बात स्पैगेटी कि तो मम्मी से रेसिपी पूछी। कल से चाय के अलावा चीज़ आमलेट बनाना भी सीख चुकी हूँ। ये सब मेरे हिटलर लाला का क्या कराया है, जिन्होंने कल से मुझे ज़बरदस्ती किचन में घुसाया। पर मुझे फील हुआ कि ये तो मज़ेदार है। चल आ जाना, मिलकर खाएंगे। भूल जा बेइज्जती को फ़िलहाल। अशबा की रुदात सुने ईमान को सच में हंसी आ गई। वाह जी वाह, चल ठीक है मैं आती हूँ। मेरी अम्मा जी तो जब तक मेरी रूह ना रूल जाए चुप नहीं करने वाली। तंज के तीर बरसते रहेंगे। अभी तो जो रात पापा और आइस भैया से मेरी होनी है, इसका तो लेवल ही अलग होगा। लंच भी नहीं किया मैंने गुस्से से। सब मुझे नसीहतें कर रहे जैसे आइंस्टाइन की औलाद हूँ। खुद तो सब लायक फाइक मुझे भी अपना जैसा समझते, उनको कौन पता है खानदान में एक नालायक भी तो होना ज़रूरी है। नजर भुट्टू। खैर आती हूँ, मुझे तजस्सुस हो रहा है तेरे हाथ की स्पैगेटी खाने का। तकवीन और रूहान से होते अपने गम फूले, जबकि 2 मिनट में अशबा के घर जा पहुंची। मुनीरा आनी को बस एक मिस्कीन इस्माइल देती मुंह छुपाए किचन में जहाँ खुशी जहाँ अशबा ने जिस तरह गन डाला था, ईमान ने स्पैगेटी भी धोकर खाने तक का सोचा। बुरा मुंह खुद ही बना। बस 2 प्लेट्स जिसमें इसने सर्व कर रखी थी वो देखने के लायक थी, वरना कहीं प्याज के छिलके, कहीं टमाटर से निकले बीजों का खलार, कहीं उबली नूडल्स गिरी हुई थी। छी गंदी शेफ है तू अशबू। बंदा आसपास सफाई रखता है, तेरे खाने को कौन खाएगा? चल रूम में चलते हैं, यहाँ मुझे मज़ा नहीं आएगा। ईमान ने नज़ाकत से नाक भू चढ़ाते हुए माहौल को ममनू करार दिया, जिस पर दोनों मुस्कुराती अशबा के बेडरूम में गई। वही लगे मेज़ पर अशबा ने दोनों प्लेट्स रखी। चल टेस्ट करके बता। अशबा ने पुरजोशी
के संग पूछा, जिस पर ईमान ने बुरे मुंह के संग पहली बाइट ली तो जायका इतना भी बुरा ना था, बस हल्की सी नमक की कमी थी। वाह यार, ये तो बहुत मजे की, नमक कम है बस जरा। ईमान की कॉम्प्लीमेंट पर अशबा खिलखिलाती हंसी। सच्ची, मैं नमक लाती हूँ, रुक। अशबा ने हंसते उठना चाहा, जिस पर तकवीर ने हाथ के इशारे से इसे रोका। तू बैठ, थक गई होगी, मैं लाती हूँ। कोल्ड ड्रिंक है फ्रिज में। ईमान खुद ही उठ खड़ी हुई, जिस पर अशबा ने सर हिलाए और ईमान नमक और कोल्ड ड्रिंक लेने किचन की तरफ बढ़ गई, मगर न जाने क्या सूझी कि किचन की तरफ जाने के बजाय साहिर के रूम के बाहर गुजरते गुजरते नजर इसके कमरे में लगी इसकी तस्वीर पर गई तो दिल थम कर रह गया। बिना इरादा वो कमरे में दाखिल हुई। अजीब सी राहत और खुशी ने ईमान की आंखों को घेराव किया। ड्रेसिंग टेबल की हर नफासत से तरतीब दी गई चीज को मुस्कुराकर देखते इसकी नजर भटकी। इसके रूम की खुली खिड़की पर ढलक के पर्दे हल्की हवा से फड़फड़ा रहे थे। तभी तक फिर बेइरादा इनको बंद करने आगे बढ़ी ही थी कि साहिर के वॉशरूम से फ्रेश होकर निकलने पर बुरी तरह इससे पटकी। ये टकराव इस बार तो किसी एक की भी कोताही का सबब न था, शायद किस्मत थी। ये लड़की पैदा या तो मुझसे टकराने हुई है या मुझे देखते ही गिर पड़ने के लिए। साहिर के लिए झटका नया कहा था। इस लड़की की मौजूदगी बिना किसी हादसे के कहाँ मुकम्मल हुआ करती थी। इस अचानक कुर्बत पर इसके एहसास तेजी से बेदार हुए, जो गहरी निगाहों से इसका जायजा ले रहा था। ये तकवीर इसके हवास, शल और दिल मुस्तरिब कर गया था। मुकाबिल की नज़रों की तपिश और तवज्जो इसके लिए हमेशा ही जानलेवा थी। और फिर ये खुशबू जिसके अंग अंग में उतरने के बाद इस साहिर के शहर से लाख निकलना चाहे मगर नामुमकिन था। साहिर के कमरे में घर वाले भी नॉक करके आते और ये मैडम थी कि धड़ल्ले से तशरीफ का टोकरा उठाए हर चीज़ को अब्बाजान की मिल्कियत समझ के मुआयना कर रही थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? निहायती दृष्टि से इस्तफसार हुआ था और जनाब की आंखें तो वैसे ही अगले का पोस्टमार्टम कर देती थी। साहिर इसे अपने कमरे में देख कर तब गया था। वो अब वो सामने वो साहिर हो और कोई माँ की लाली बिना अटके बोल पाए, ऐसे भी तो हालात ना थे। रोब तकवीर के हवासों पर तो इसके क्लोन की मदहोश कुन खुशबूदार सवार हो चुकी थी और इस बंदे के इतने करीब खड़े होना हवासों पर गहरी चोट थी। मैं क्या लगा रखी है बकरियों की तरह, कल बंदरी और आज बकरी। कोई इंसानी खूबी भी है तुम्हारे अंदर या नहीं? मेरे कमरे में मेरी जाती ड्रेसिंग के पास खड़ी क्या कर रही हो तकवीर ईमान? एक बार फिर सख्ती से सवाल दोहराया गया और वो तो संजीदा इतना जानलेवा लगता था, अब तो गुस्से में रूह निकाल देते अंदाज में अचटती नजरें डाले घूर रहा था। वो मैं नमक लेने आई थी। जब कुछ समझ ना आया तो मुकाबिल की तेवर देखकर मोहतरमा की ज़बान से जुमला बिल्कुल वैसे स्लिप हुआ जैसे खुश हथेली से रेत। एक पल तो वो भी पूरा घूम गया। ये लड़की इसके कमरे में खेवड़ा की कान समझ रही थी। गोया साहिर जिब्रान के दिमाग की बत्ती गुल हुई। मानता हूँ मेरे टूथपेस्ट में नमक है, पर इतना भी नहीं कि मैं बांटता फिरूं। क्या तुम बचपन से ही ऐसी बोंगी हो? एकदम से साहिर के माथे की तने रगे बहाल हुई और वो जो अहानत फील करती मुंह बिसोर चुकी थी। इससे पहले मजीद बेइज्जती से फरार करती बेड़ा गर्क होकर ड्रेसिंग मरे हुए कारपेट कॉर्नर का पैर ऐसा फंसा कि अगले ही पल यकीनन तकवीर फर्श पर गिर कर दांत तोड़वा लेती अगर पहाड़ जैसे जनाब का सीना और बाजू इसे बचा का जारिया का सबब न बनता। कुर्बान जाऊं इस सदके पे। एक पल तो वो खुद इस नज़दीकी पर बौखला गया था। तकवीर ने अपनी बदहवास सी हालत दुरुस्त के फौरन से बैठता अपने पेट की गिर्द बंदी साहिर की बाजू हटाई और पल के झपकाती घबराई। साहिर की ने पहली बार गहराई से तकवीर के चेहरे पर अपने सबब उतर रंग चांचे जिनके लिए वो सालों से बदनाम था। मेरे सामने आते ही तुम्हारी बैटरी क्यों लो हो जाती है, नॉर्मल क्यों नहीं रहती? वो जो पहले ही अपना आप दामन बचाने में हलकान थी, इस सवाल पर तकवीर की पेशानी अर्क आलूद हुई, चेहरे का रंग उड़ा और दिल अजीब सा धड़कने लगा। ऐसी कोई बात नहीं, मेरे सड़े नसीब में सारा गिरना आपके इर्द गिर्द ही लिख दिया गया है। ये मत समझिएगा कि आपको देख कर गिरती हुई, आपको देख कर गिरती है ईमान। हटे साइड पर। अपनी पोजीशन का बहाल की, गहरा सांस सा खींच कर एतमाद वापस गेन किए। इससे पहले वो साहिर जिब्रान खान के साये तक से निकल जाती, इसकी भारी आवाज में कहे एक जुमले ने ईमान को अपनी जगह पत्थर कर दिया। अगर अपने नसीब को मजीद जलने से रोकना चाहती हो तो दोबारा इस दहलीज को पार मत करना तकवीर ईमान। फिर मत कहना कि वॉर्न नहीं किया था। अब जाओ यहाँ से। अपनी सादा मगर तहलका मचाती तंबी के कि वो खुद भी अपने कमरे के अंदर ही बने लकड़ी के जीने चढ़ता ऊपर बने स्टडी की तरफ बढ़ गया था, जबकि ईमान के चेहरे पर इस तरह बेचैनी और हल्की सी तकलीफ भी छोड़ गया था। आज पहली बार ही सही ईमान को सच में इस चार दीवारी और यहाँ के इस पुर इसरार सदमकी से खौफ महसूस हुआ था।
عریشہ نے حسب روایت زیان اور آئس کے پاس 5 بجے واپس آتے ہونہار بچوں کے پورے 12 نمبروں کی روداد اپنے طرف سے لگائے مرچ مسالے کے ساتھ سنا دی۔ ایک تو ساحر کی دی وارننگ کی وجہ سے تکویر کو کولڈ ڈرنک اور اسپیگیٹی بھی کڑوی لگی تھی۔ پھر گھر آتے ہی پاپا اور بھیا کی سرد نگاہیں کسی بپرے تھانے دار کی طرح بنا وارنٹ اریسٹ کرنے کی مترادف دل جل کر راکھ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ انان ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور روحا اس کے لیے الگ پریشان کچن میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ بچے 12 نمبر لینے کی زحمت بھی کیوں کی، یہ بھی دان کر دیتی مسکین کلاس باقی اسٹوڈنٹس میں۔ زیان کے بس کا روک نہ تھا، تبھی بچی کی پیشی کے بیچ خود ہی دبے دبے مسکرا دیے، کیونکہ موصوف ڈانٹتے تو ہنسی نکل جاتی، جبکہ عریشہ کا پارا ابھی تک ہائی تھا۔ درجہ حرارت کافی اونچا کر دیا تھا ایمان کے 12 عدد نمبروں نے۔ یہ آپ نے میری واقعی بےزتی کی ہے، مجھے محسوس ہوئی ہے پاپا۔ ایمان نے اپنی معلومات کے اضافے کے لیے زیان سے ذرا سا ان کی طرف جھکے رازداری سے سرگوشی کی تصدیق چاہی، جس پر بابا جان تو ہنس دیا، لیکن آئس نے اس کا ٹیسٹ ایک طرف سر اٹھا کر ایمان کو سر جلالی تیوروں سے دیکھا۔ جی یہ تمہاری بےزتی ہو رہی ہے، شرم نہیں آتی تمہیں ہمارا نام ڈبوتے؟ تم نے اور اس نمونے ہادی دونوں نے عقل نالائکی کے جھنڈے گاڑنے کی قسم کھا رکھی ہے کیا؟ میں جب آ رہا تھا تو یہ باہر گھر کی بیرونی دیوار کے اندر بنے چھوٹے سے سوراخ میں کچھ گھسا رہا تھا۔ جب میں نے معاملہ کی گمبھیر دیکھتا ٹٹولا تو وہاں کچھ گھسا تھا۔ وہ پیپر نکال کر دیکھا تو 10 میں سے 1 نمبر تھے۔ میں نے اس میں عبدالہادی عرف گدھے کے ہیومن ورژن کے۔ آئس صاحب تو بچائے ہادی کو بھی رگڑ گئے، جسے یقین واثق تھا کہ وہ ٹیسٹ کی لاش ٹھکانے لگا آیا ہے۔ لیزا سمیت عریشہ اور ایمان کے بھی دانت نکلے، جبکہ ہادی صاحب منہ چھپاتے ہی رہ گئے۔ کوئی کونا نظر نہ آئے جہاں گھستے یا چلو بھر پانی بھی میسر نہ تھا۔ ہاں ہادی تم تو مجھ سے بھی گئے گزرے ہو، 2 تالی۔ ڈٹائی کی حدیں پار کیے ایمان نے ہنس کر اس دگنے نالائق سے پنجہ لڑایا، اور دونوں یوں ہنسے جیسے فیل ہونا فقریہ کارنامہ ہو۔ مگر جب آئس اور عریشہ کی قہرناک گھوری دکھائی دی تو دونوں نے فوراً چہرے پر مظلومیت سچائی۔ فوراً سے شکل گم کر لو دونوں، ورنہ چپیڑے پڑ جائیں گی۔ اور تم ایمان، اگر اب تم فیل ہوئی تو جو درخت پر چڑھنے کا شوق ہے نہ، وہ تمہارا بذات میں خود پورا کرتے ہوئے تمہیں کسی پرندے کے گھونسلے میں ہی شفٹ کروا دوں گا۔ اور تو گدھے، تیری تو کمر سیکنے کا دل کرا ہے 1 نمبر، وہ بھی مار آتا استاد جی کے پیروں میں کہ رکھے احسان اپنا۔ قسم سے موڈ کا ستیاناش کر دیا، میں جا رہا ہوں روم میں۔ ان 2 ڈھیٹ ہنسی دیکھ کر میرا ہاتھ سلپ ہو کر ان کے یہ دانت نہ توڑ دے، نکمے جہان کے۔ فیل ہونے سے پہلے نہ حیائی نہ شرم۔ آئس کے غصے کی خیر تھی، بس دونوں چپیڑوں سے بچے اس کا ہی بہت سکھ تھا۔ آئس بھی تند موج پن کا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے جاتے ہی ہادی اور ایمان نے ہنس کر ہائی فائی کیا۔ دیکھ رہے ہو اپنی انوکھی اولاد کی کارنامے، کبھی تو سنجیدہ ہو جائے کرے نا زیان۔ عریشہ کا پارا تو تب ہائی ہوا جب زیان کو کسی خوشگوار سوچ میں محو ڈوبے مسکراتا دیکھا۔ شاید وہ کل جہان سے اپنی ہوئی باتوں پر اکیلے مسکرا رہے تھے۔ لیزا صاحبہ 10 میں سے 10 نمبر تھے، تبھی بابا کے ساتھ لگی بیٹھی مزے سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں آپس کی بات بتاؤں، میں بھی بالکل ایسے ہی نالائق ہوا کرتا تھا۔ عرشی ہائے، یہ تو بہو مجھ پر گئی ہے۔ ہاں اس کو اور اشبہ کو دیکھ کر مجھے اپنی اور جہان کی کالج لائف یاد آ گئی۔ زیان کے ہنس پڑھنے پر عریشہ بھی سنجیدہ نہ رہ سکی، جبکہ لیزا کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ نہ کرے پاپا۔ لیزا نے سر بابا کے شانے سے اٹھایا، جس پر زیان نے اپنی چھوٹی سی گڑیا کی جبین لاڈ سے چومی۔ ایدا، ایمان، لیزا تینوں میں جہان عالم کی جان بستی تھی، زیادہ ایدا میں، کیونکہ وہ جان سے پیارے چھوٹے بھائی کی لاڈلی تھی۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، کسی کو بتانا مت۔ یار تو نے کیوں منہ بنایا ہے؟ آجا میرے شیر، اگلی بار تو بھی 10 نمبر لینا۔ ہادی صاحب کی درگت ذرا کچھ زیادہ ہی بن گئی تھی، تھوڑی اداس شکل بنائے وہ صوفے پر ہی چڑھ کر بیٹھا۔ ایمان کچن میں ایدا اور روحا چچی کے پاس جا چکی تھی۔ ہادی نے زیان تایا جان کے پیار سے بلانے پر فوراً سے دوسری طرف ان کے ساتھ جگہ سنبھالی، جس پر وہ دوسری بازو ہادی کے گرد حائل کیے اسے بھی ہنس کر ساتھ لگا گئے۔ پاپا، اس کو میں نے کہا تھا کہ ٹیسٹ تیار کر لے، لیکن اس پبجی سے فرصت ملے تو
आइस भैया का बस चलता तो आज इनको कच्चा चबा जाते। वैसा वो कुछ इरिटेट लग रहे थे मुझे। लीजा की शिकायत पर हादी ने गज भर की लंबी जबान निकाली, क्योंकि पबजी के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। लीजा की आखिरी बात पर जरूर अरीशा और जियान को ठटका गई थी, क्योंकि आइस आज सुबह से ही कुछ लड़ाका लड़ाका हुआ था। ऐदा की नजरअंदाजी ने इस शख्स के अंदर आग दहका रखी थी। वही किचन में डिनर तैयारी हो रही थी तो ईमान को बोरियत हुई। वो भी ऐदा अपिया के साथ हेल्प करवाने लगी, जबकि रोहा परेशानी से वही मिनी डाइनिंग की कुर्सी घसीटते अनान का नंबर मिला रही थी। क्या हुआ चाची जानू? अनान क्या किसी काम से निकला हुआ है? न सुबह से दिखाई दिया न वापसी पर। ईमान को खुद भी इसकी फिक्र हुई तो इनके पास ही दूसरी कुर्सी संभाले बैठे। पता नहीं बेल जा रही पर उठा नहीं रहा। तुम एक बार अपने फ़ोन से ट्राई करो। पता नहीं कहाँ है, कुछ बताकर भी नहीं गया। हॉस्पिटल तो नहीं चला गया? रोहा ने अंदाज़ा लगाया था, जिस पर अन्नान ने इतनी जल्दी से हॉस्पिटल ज्वाइनिंग पर ईमान को तो यकीन ना आया। इतना भी एफिशिएंट कहा था इसका लंगूर। ओके, मैं बाहर लॉन में जाकर करती हूँ इसका नंबर ट्राई। हो सकता है यहाँ सिग्नल का इशू हो। फिक्र ना करे, अपने दोस्तों के साथ होगा, मैं आती हूँ। ईमान ने इनको तसल्ली दी और किचन से निकली, जबकि रोहा ने बिरयानी को दम लगाती ऐदा को मुस्कुराकर शफकत भरी निगाहों से देखा। तुम ये छोड़कर जाकर आइस को चाय दे आओ। हादी और ईमान ने बेचारे का सर दर्द करवा दिया होगा। मैं देख लेती हूँ, चाय उबल गई है। रोहा की शफकत और इसरार के रूबरू ऐदा इनकार करना चाहती थी पर ना कर सकी। फर्माबरदारी से आइस और तयाजान की चाय कप्स में डाले, वो भी किचन से निकली। तयाजानों को चाय सर्व किए वो इनसे ढेरों प्यार वसूलती। दूसरा मग लिए सीढ़ियों चढ़ गई। मेज पर मग रखा। पीले मलमल के भारी लेस वाले दुपट्टे को अच्छी तरह शानों पर फैलाए, खुले बार आगे पीछे तरतीब से फैलाए। आइस आलम के कमरे के बाहर मौजूद मेज पर रखी ट्रे वापस उठाए। ऐदा ने कमरे के दरवाजे पर हल्की से दस्तक दी। यस कम इन। आइस अपने रूम से पहले बने मेन ऑफिस स्टडी रूम में ही रोलिंग चेयर पर बैठा कुछ फाइल्स खोले इन पर झुका था, जब ऐदा की मौजूदगी का इसका दिलकश सरापा से झोंकों के मान उठती मध्यम जैस्मीन की खुशबू से पता पाए। नजर फाइलों से हटा सका जो नपे तो लेकर दम उठाए करीब आई। मेज की दबीस कथी सतह पर इसकी चाय का कप रखा और अजनबियत की हदें करती आइस आलम की पुरतपिश नजरों की ताब न लाती जाने को पलट गई। ऐदा, तुम करना क्या चाहती हो? जिस चीज़ से आइस आलम का जीना मुश्किल होता है वही कर रही हूँ। आइस के अल्फाज की तपिश दरमानगी पर ऐदा के कदम रुके। सीने में हरकत करता दिल आइस के कमज़ोर लहजे ने कंछुरी से काट सा दिया। मैंने क्या किया? ऐदा ने पलट कर आइस को देखते मुल्तजी निगाहें इस पर मरकूज की। इसने ना देखे ने का अहद तोड़ कर बैठी। पूरा दिन मुझे इग्नोर किया, हत्ता कि मुझसे पहले यूनी भी गई। रात बिना बात मुकम्मल किए तुम चली गई। मुझे मजबूर मत करो कि कल के बजाय आज ही तुम्हें रुखसत करके अपने पास ले आऊं। फिर तुम्हें अपने गुरेज की वजह बताने की मोहलत भी नहीं मिलेगी। ऐदा अपनी कुर्सी से उठकर वो इसकी तरफ बिना किसी हद या फासले की परवाह किए बगैर बढ़ा तो ऐदा को लगा कि इसके 4 सू तपिश हायल हुई है। वो इसकी गुर्बत में जान से हारने लगती थी। इसका जिस्म, सांस व हिम्मत और मजबूत खोने लगता था। आपकी कॉल आ गई थी रात और मेरी एक्स्ट्रा क्लास थी, तभी तयाजान के साथ गई थी यूनी। और जो बात कहने आई थी रात वो आम सी थी। आइस गिरी पल के दिक्कत से उठाए सुनहरी आंखों को आइस आलम के खूबसूरत मगर इस वक्त शिकवा कुना चेहरे पर जमाए सरगोशी की सूरत बोल सकी, जिसने इसके बाजू पकड़े अपने जरा करीब झटके से किया। ऐदा इसके बेदर्द अंदाज पर सहम कर इसे देखने लगी। तुमसे जुड़ा कुछ भी आम नहीं है ऐदा, कुछ भी नहीं। क्या मुंह से कहूँ आपकी कि मुझे तुम मेरी चाहिए हो, सिर्फ मेरी बनकर रहना है तुम्हें। बहुत बांट लिया तुम्हें सबसे, अब नहीं। मुझे नज़रअंदाज मत करना दोबारा, वरना मैं इसकी सज़ा खुद को दूंगा। यकलख्त आइस के लहजे में हलकोरे लेते जुनून की सख्ती पर ऐदा का दम सा घुटा। इसका चेहरा आइस की सांसों की तपिश से पहली बार हम कलाम था और सितम के सांस ले रही थी। दिमाग चल गया है आपका, खुद को क्यों सज़ा देंगे? ऐदा ने कमज़ोर से टूटे लहजे में इसकी नाराज़ आंखों में आंखें डाली, अपने बाजू छुड़वाने को मचली। क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे खुद छीनने की कोशिश कर रही हो ऐदा। लुक एट मी। मैं ये मजाक में भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस बार आइस के शिद्दत भरे लहजे और संजीदगी पर ऐदा का दिल लर्जा। वो उसको सता रही थी पर बता नहीं पा रही थी वो सब जो दोनों की तकलीफ को कम कर सकता है। तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, मुझसे कहती क्यों नहीं? थक गया हूँ तुम्हें ये कहते कहते कि तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा। मेरी इस रुखसती को लेकर एक्साइटमेंट को मत मारो प्लीज़। मैं अपने और तुम्हारे लिए बहुत खुश रहना चाहता हूँ, तुम सुन रही हो? इसके दोनों बाजों को नरमी से पकड़ अपने करीब की वो अपने अल्फाज की दिल सोच शिद्दत की तरह इसकी तपती जबी बिना कोई मोहलत दिए झुक कर जज्ब से
چومے محبت بھری پہلے حدت کو بھی اس کو بخش گیا جبکہ وہ پہلے ہی آگ میں جل رہی تھی. اسے اس پہلے لمس میں وہ سکھ محسوس ہی نہ ہوا جو ہونا چاہیے تھا. میں نے ہمیشہ تم سے محبت کی ہے. میں تمہیں دیکھ کر جیتا ہوں. میری جان مت نکالا کرو. تمہارا گریز یہ مجھ سے فرار پاگل کر دیتا ہے مجھے. نہیں کرو گی نا اب تک؟ پرومس ود می. وہ اس کے لیے اتنا جنونی ہوگا ایدا کے وہم گمان میں بھی نہ تھا. وہ آنکھوں میں نمی لیے بس اسے آزردگی سے دیکھے گئی جو تڑپ کر اس لڑکی سے وعدہ مانگتا کوئی اور ہی آئس عالم لگ رہا تھا جسے کم از کم ایدا نے آج پہلی بار تسخیر کیا تھا. آئی ایم سوری نہیں کروں گی تنگ. پلیز آپ پریشان نہ ہو آئس. وہ اپنی تکلیف خود میں ہی رکھے فیصلہ کر لیا تھا کہ جبکہ آئس نے اس کے ہونٹوں پہ اپنا من پسند جواب پاتے ہی جیسے اسے اپنے سینے میں چھپایا. ایدا کو لگا کسی نے تن جلاتی دھوپ سے نکال کر سکون کے چہان میں لا کھڑا کیا ہو. وہ جس شدت سے اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا اس شخص کے دل کی ٹوٹی بکھرتی دھڑکنیں اسے چیخ چیخ کر کہا تھا کہ وہ ایدا کے بنا ہرگز نہیں جی سکتا. اور یہ ایدا کے لیے ایک سہانے روح کی کیفیت تھی. معاف کرنا جذبات میں کچھ زیادہ بہہ گیا تھا. تم جاؤ اور دوبارہ ایسا کچھ مت کرنا پلیز. جب ایدا کے کپ کپاتے دل کی قبر اس شخص کے سینے میں حرارت بن کر اتری تو وہ اسے خود سے فوراً آزادی دیتا پلٹ گیا جبکہ ایدا نے اپنی گال پر بہہ جاتے آنسو رگڑتے اس کی پشت کو حسرت بھری نظروں سے دیکھا اور اپنے قدم بڑھاتی کمرے سے چلی گئی جبکہ آئس عالم کی آنکھوں میں جہاں بھر کا سوز جمع تھا. وہ ایدا کے لیے اتنا پاگل ہے. آج یہ ادراک ایدا کے ساتھ اسے خود بھی ہوا تھا. تو یہ تھی ویورز ریڈرز ہمارے آج کی اس ناول کی دوسری قسط. امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول ضرور پسند آ رہا ہوگا. انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک مجھے دیجیے اجازت اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لیکن کمنٹ بھی کر دیا کریں. چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.